हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा उमराव। और आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ हमारी अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो लाइफ पॉसिबल होने के लिए बहुत सारे रीजंस ज़रूरी होते हैं, जो उनमें 3 मेन रीजंस हैं। वो ये हैं कि यहाँ पे ज़मीन है, हवा है, पानी है, और ये तीनों ही कंपोनेंट हमारी अर्थ के सरफेस पे मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं और अफेक्ट भी करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों कंपोनेंट्स प्लस बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लिथोस्फीयर। तो जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसे ज़मीन भी कहते हैं, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब स्टोन होता है। सेकंड है एटमॉस्फेयर। तो जो गैसियस लेयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेज हैं, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में एटमॉस का मतलब वेपर होता है। थर्ड है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब हमारी अर्थ में जितना भी पानी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आइस की फॉर्म में, ओशन का वाटर, या फिर ग्लेशियर का वाटर, या वाटर वेपर की फॉर्म में पानी, उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और ग्रीक लैंग्वेज में ये ह्यूडर वर्ड से आया है, जिसका मतलब वाटर होता है। बायोस्फीयर ये एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे ये तीनों लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट करते हैं और साथ में आते हैं, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। और जब साथ में आते हैं तभी लाइफ पॉसिबल होती है। अब हम इन चारों के बारे में डिटेल में देखेंगे। हमारी अर्थ में जितने भी रॉक्स हैं, सॉइल लेयर्स हैं, जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है, वो सब लिथोस्फीयर के अंडर आता है। लिथोस्फीयर के 2 मेन कैटेगरीज हैं, ओशन बेसिन्स और कॉन्टिनेंट्स। ओशन बेसिन्स किसे कहते हैं? ओशन बेसिन्स समुद्र के नीचे वाली ज़मीन है, तो ये भी लिथोस्फीयर में ही आती है। हमारे अर्थ में जितने भी ओशियंस हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और उनमें जो भी सी वाटर है उसका लेवल हर जगह इक्वल है। ज़मीन की तरह नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा ऊंचाई, कहीं पे कम ऊंचाई। तो हर जगह इक्वल लेवल होने की वजह से सी वाटर लेवल को बेस माना जाता है, 0 माना जाता है, और उसी से लैंड का एलिवेशन मेज़र किया जाता है। अभी तक ग्रेटेस्ट डेप्थ मैरियाना ट्रेंच की आइडेंटिफाइड हुई है, जो पैसिफिक ओशन में है। और कॉन्टिनेंट्स, हमारे अर्थ में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि सभी वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है। और हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर अबव सी लेवल है। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इनमें सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। एशिया पूरे अर्थ के लैंड एरिया का लगभग 1/3 है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। और यूरोप और एशिया के कंबाइंड लैंड मास को यूरेशिया बोलते हैं। एशिया और यूरोप एक माउंटेन रेंजेस से सेपरेटेड है। उस रेंज का नाम यूरल माउंटेन रेंज है। यूरोप एशिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। 3 साइड से इसके ओशन है, और यहाँ से आर्कटिक सर्कल लैटिट्यूड पास होता है। यूरोप और एशिया दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पर यूरोप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब बात करते हैं सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका की। अफ्रीका एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तीनों लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होती हैं। अफ्रीका चारों तरफ से ओशन और सी से सराउंडेड है। इसका कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और कुछ पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। यहाँ पर एटलस माउंटेन रेंज, सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर और ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज है। नॉर्थ अमेरिका ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये 3 साइड से ओशन से सराउंडेड है: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन। ये साउथ अमेरिका से इस्थमस ऑफ पनामा से कनेक्टेड है। यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स और एप्लेचियंस माउंटेन्स रेंजेस हैं। साउथ अमेरिका ये मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसके भी तीनों तरफ ओशन है: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन। यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर मिलती है, और एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं। ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से ओशन से सराउंडेड है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है,
और अंटार्कटिका साउथ पोल के चारों तरफ है। यहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है और यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, बस रिसर्च स्टेशंस हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। जैसे इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अभी तक मैंने ये जो भी बताया और जो बुक में लिखा हुआ है वो आपको आने वाली आगे स्लाइड्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको ये मैप बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से ओशियन से सराउंडेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती है, इक्वेटर किस किस कॉन्टिनेंट को क्रॉस करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कॉन्टिनेंट क्रॉस करता है, और कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से हेमिस्फेयर में है। जैसे एशिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है मोस्टली, अफ्रीका दोनों हेमिस्फेयर में आता है, अंटार्कटिका सिर्फ सदर्न हेमिस्फेयर में है। प्लस ये जो मेन माउंटेन रेंजेस, रिवर्स या डेजर्ट्स दिए हुए हैं, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं। तो ये कॉन्टिनेंट वाइज वही इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैंने अभी तक मैप के थ्रू समझाई। आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। यहाँ एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, मतलब वाटर के सभी फॉर्म्स की। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसी वाटर की वजह से अर्थ स्पेस से ब्लू कलर का दिखाई देता है। वाटर अराउंड 71% है हमारे अर्थ में, और लैंड सिर्फ 29%, और इस 71% में 97% सॉल्ट वाटर है, ओशन है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, और 2% ग्लेशियर्स में है, उसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे लिए। इसीलिए ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी अर्थ में हमेशा फ्रेश वाटर की शॉर्टेज रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर है, ओशियन है 97%। तो अभी हम ओशंस की बात करेंगे। ओशन का पानी हमेशा मूविंग रहता है, वो स्टेबल नहीं रहता। वहाँ 3 टाइप के मूवमेंट्स हमेशा होते रहते हैं। पहला वेव्स, सेकंड टाइड्स, थर्ड ओशन करंट्स। इन तीनों ओशनिक मूवमेंट्स की वजह से एक ओशन का पानी दूसरे ओशन में मिक्स होता रहता है। हमारे अर्थ में टोटल 5 ओशंस हैं। अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन। ये 5 ओशन हमारे अर्थ में हैं। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। जिस तरीके से एशिया पूरे अर्थ के लैंड का 1/3 है, उसी तरीके से पैसिफिक ओशन पूरे अर्थ का 1/3 है। पैसिफिक ओशन में ही अर्थ का डीपेस्ट पार्ट मैरियाना ट्रेंच प्रेजेंट है। ये ओशन सर्कुलर शेप का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसके चारों तरफ है। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक ओशन है। यहाँ की कोस्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर और इंडेंटेड है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स और नेचुरल हार्बर्स हैं, और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट ओशन है। अटलांटिक ओशन के वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ईस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब बात करते हैं इंडियन ओशियन की। यही एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे पड़ा, जो कि इंडिया है। ये ट्रायंगुलर शेप में है। इसके नॉर्थ साइड में एशिया कॉन्टिनेंट है, ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और वेस्ट साइड में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। सदर्न ओशन अंटार्कटिका के चारों तरफ है, और 60 डिग्री लैटिट्यूड तक ये एक्सटेंडेड है। आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल के चारों तरफ है, और पैसिफिक ओशियन से ये बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्टेड है। ओशन के बारे में भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप आगे आने वाली स्लाइड्स में पॉज करके देख सकते हैं। डबलिन आयरलैंड की कोस्ट लाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इरेगुलर है। इस वजह से यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स बनाना बहुत आसान रहता है, और इसीलिए अटलांटिक ओशन वन ऑफ द बिजिएस्ट ओशन है कॉमर्स के पर्पज़ से। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और ये एयर की लेयर 1600 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है। हमारे एटमॉस्फेयर को टोटल 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो जो एरोप्लेन्स हैं वो ट्रोपोस्फेयर लेयर तक ही उड़ते हैं। इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। 6th क्लास में सिर्फ इन सब के नाम दिए हुए हैं। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों डिक्रीज होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में बेसिकली अलग अलग टाइप की गैसेज हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है 78%, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। उसके बाद है ऑक्सीजन 21%, ये तो आप सब जानते ही हैं, ब्रीथिंग पर्पजेस के लिए है। और थर्ड में आती है
कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैस जो 1% है। इसके बाद बहुत सारी गैसेज हैं जिनका परसेंटेज पॉइंट्स में है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे प्लेनेट के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन कम परसेंटेज में। कार्बन डाइऑक्साइड की ही वजह से हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर वार्म रहता है, क्योंकि जो भी हीट अर्थ रेडिएट करती है वो सब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। अदरवाइज अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में भी बहुत काम आता है। अभी तक हमने अर्थ के 3 कंपोनेंट्स देखे, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। पर जहाँ ये तीनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जहाँ लाइफ होती है, उस जोन को बायोस्फीयर कहते हैं। और यहीं पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अर्थ की ये चारों डोमेन्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो बुक में दिए हुए हैं। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है तो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाता है। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी तक हम स्ट्रेट और इस्थमस का बस नाम सुन रहे थे, अब हम डेफिनेशन भी देखते हैं। स्ट्रेट नैरो पैसेज होता है वाटर का, जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को अलग करता है, जैसे कि पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच है, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को अलग करती है। दूसरा है इस्थमस। ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो 2 बड़े लैंड मासेस को अलग करता है, जैसे इस्थमस ऑफ पनामा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है। नेक्स्ट, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया। ये लोग फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की 29 मई 1953 को। वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन जुंको तैबेई जो जापान की थी, उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की 16 मई 1975 को। और बछेंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की 23 मई 1984 को। तो ये था हमारा चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, अरेंज दीज कॉन्टिनेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन वर्ल्ड? Which ocean has highly indented coastline? Isthmus is a narrow strip of dash connecting two dash. Percentage of oxygen in Earth's atmosphere is? In which layer of the atmosphere airplanes fly? Which ocean is connected with Pacific Ocean by Bering Strait? Mariana Trench is present in which ocean? What is the percentage of salt water in Earth's total water? Which is the only continent where Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn all 3 pass? Ural Mountains separate Europe with which continent? What is the meaning of Greek word lithos, from which word lithosphere came? Southern Ocean extends northward to dash south latitude. You have to fill degree of latitude. Which gas helps in keeping the planet warm by absorbing heat radiated by the earth? तो कोई भी क्वेश्चन जो आपको डिफ़िकल्ट लगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है और आप आगे आने वाले चैप्टर्स को भी समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।